हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। उसमें इकोनॉमिक्स में जो 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाइव क्लास में 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन को कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, हमको पता है बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो आप लोगों का 1 फरवरी को होना है और थोड़ा-सा 2-3 दिन हम इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए हम थोड़ा माफ़ी माँगते हैं आप लोग से। लेकिन आप लोगों को हम जितना भी ये 60 का 60 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चा लोग, ये आप लोग कर लो। ये कर लो और मेरा यकीन करो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में 110% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस वीडियो के तुरंत बाद 5-5 नंबर का जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, वो भी हम आप लोगों को करवा देंगे आजे में। तो आप लोगों को उसके लिए परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक का अगर आपको वीडियो देखना है तो हम वो लाइव क्लासेस में सोल्व करवाए थे। आप लोग चाहे तो वहां से उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है, समय कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग मेहनत थोड़ा सा अच्छा से करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है मांग के नियम की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो मांग का नियम क्या बताता है। मांग का नियम हम लोगों को यह बताता है कि अगर अन्य बातें समान है, यानी अन्य बातों में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो जब किसी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो उस वस्तु की मांग जो है वो बढ़ती है, और जब कभी भी उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटती है। इसी को मांग का नियम कहा जाता है। यानी मांग का नियम उस वस्तु की कीमत और उसके मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध यानी कि उल्टा संबंध बताता है। नॉर्मली यही ना होता है कि जैसे-जैसे अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसका मांग घटने लगता है, और जैसे-जैसे उस वस्तु का कीमत घटता है तो उसका मांग बढ़ने लगता है। इसी को मांग का नियम कहते हैं, ठीक है। सेम वही चीज लिखे हैं। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो उस गुड्स का प्राइस और उसका जो डिमांड है, जो कमोडिटी है, उसके बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। जब कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है। जब कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है, जब कभी भी किसी भी गुड्स का डिमांड जब किसी भी गुड्स का प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड उस गुड्स का प्राइस और उस गुड्स के क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन को बताता है। किसको बताता है? इनवर्स रिलेशन, मतलब कि उल्टा रिलेशन को बताता है। क्लियर है? ठीक है, वही चीज यहां लिखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 32 पे यहां पे हम लोगों को क्या बोला जा रहा है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 32 पे बोला जा रहा है कुल उत्पादन और औसत उत्पादन क्या है। व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन एंड व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन। तो यहां देखो कुल उत्पादन का मतलब लिखे क्या होता है। कुल उत्पादन मतलब किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। टोटल प्रोडक्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन पीरियड बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जितने भी चीजों का यूज कर रहे हैं, उन चीजों का यूज करके हम जितने भी सामान को बनाएं। जैसे मेरा एक फैक्ट्री है, सपोज कर लो हम ये बोल रहे हैं आपका कि मेरा 1 किलो आटा है, 1 किलो मेरे पास आटा है, तो ये 1 किलो आटा से हम जितने ज्यादा रोटी बनाए, सपोज 1 किलो आटा से हम 30 पीस रोटी बनाए, तो ये 30 पीस रोटी मेरा कुल उत्पादन होगा। ये 30 पीस रोटी मेरा टोटल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? अब देखो औसत उत्पाद मतलब क्या होता है। परिवर्तनशील साधनों को प्रति इकाई उत्पादन औसत उत्पादन कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। यानी जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन किए हैं उसका एक एक यूनिट को हम लोग औसत उत्पादन, यानी एक एक यूनिट को हम लोग एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो हम लोगों का एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय के, यानी कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम लोग के लिए। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, थोड़ा सा हमको इसको जूम आउट कर लेने दो ताकि नीचे से आप लोगों को दिखा सके, एक बार में ही स्क्रीनशॉट आप लोग ले सको। हो गया ना? फिर भी थोड़ा सा छूट ही रहा है ना। और छोटा होगा ये। एक सेकंड देना, हाँ थोड़ा सा नीचे कर दे रहे ताकि आप लोग
फोटो एक बार में ले सकूं इसका। हाँ देखो, क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है हम लोगों को, अल्पकाल औसत लागत यू आकार का क्यों होता है? वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। अल्पकाल में जो औसत लागत वक्र होता है वो यू आकार का क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसको अच्छा से करना। रुको, पहले हम इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पहले हम हिंदी वालों को एक बार कराते हैं, इसके बाद इंग्लिश वालों को कराते हैं, ताकि हम लोगों को सुविधा हो इसको देखने में। हो गया क्वेश्चन ना? हाँ देखो, यू आकार का क्यों होता है, सुनना ध्यान से। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। हमको पता है ना कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। आरंभ में यानी कि शुरू में प्रतिफल के कारण, शुरू में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है, तथा क्रम में घटते प्रतिफल पर लागत बढ़ती है। इस कारण उत्पादन आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर होती है और फिर अंत में बढ़ती है। इस क्रम के कारण ही अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। देखो, अब इंग्लिश में पहले समझ लो, फिर हम इसको ग्राफ में भी दिखा देते हैं। बोला जा रहा है, इन द शॉर्ट रन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज। इनिशियली द कॉस्ट डिक्रीजेज ड्यू टू राइज इन रिटर्न, then in case of fixed return the cost remains constant, and in the case of gradual decrease the cost increases. That is why as production increases the cost first decreases, then becomes minimal, the stabilize, and finally increases. Due to this order the short run average cost curve is U shaped. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, इसको हम लोग ग्राफ से करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन आपका घटते जाएगा, तो प्रोडक्शन घटने के कारण कॉस्ट भी नीचे घटते जाएगा। एक समय कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, और फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते मतलब इंक्रीज होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। इस वजह से हम लोगों का जो एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है, यानी औसत अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो होता है, वो हम लोगों का यू आकार का हो जाता है। तो सेम यही थ्योरी लिख के इस कर्व को बना देना, आपको फुल का फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट है ये, औसत लागत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 47। सीमांत उत्पाद क्या है? व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्शन? तो सीमांत उत्पाद का मतलब होता है जब कभी भी एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन किया जाता है, एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत उत्पादन कहा जाता है। वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने से जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आता है उसी को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, हो गया। इसको तो हम लोग कई बार किए हैं, आगे भी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। देखो, क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखना अच्छा से। 35 पे हम लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी में सभी फार्मों द्वारा एक समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। स्पष्ट करें, इन परफेक्ट कंपटीशन होमोजेनियस गुड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फार्म्स क्लैरिफाइज। हाँ भाई, ये बात तो सही है ना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी फार्में हैं वो सभी फार्में एक प्रकार के वस्तुओं का ही तो उत्पादन करती है, इसीलिए तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो बस आपको इसको थ्योरी में लिख करके बता देना है कि हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फार्में एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती है। इंग्लिश में भी आपको सेम चीज यही बताना है कि हाँ भाई, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट जो है या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है, वहां होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो पाया जाता है, क्योंकि वहां लार्ज नंबर में बायर एंड सेलर होता है, और बहुत ज्यादा बायर होने के कारण उन सबका एक ही तरीके के गुड्स का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन भी जो है वो एक समान ही होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, किसी किसी कारक का सीमांत उत्पादन मूल्य क्या है? यानी बेसिकली ये आपको सीमांत उत्पाद पूछ रहा है, ये आपको बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पूछ रहा है। सीमांत उत्पाद नहीं होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब सीमांत आगम, ये थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं। ठीक है, सीमांत आगम क्या होता है? तो सीमांत आगम का मतलब है कि हम लोग जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया, हम लोग जितना भी सामान बनाए हैं, उस सामान में से कोई अगर एक्स्ट्रा सामान को बेचे, यानी जितना प्रोडक्शन बेचते थे उससे कोई एक्स्ट्रा सेल किए, तो एक्स्ट्रा सेल करने में अतिरिक्त वस्तु के विक्रय से जिस आगम की प्राप्ति होती है वही सीमांत आगम कहलाती है। एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज के सेल करने से जो एक्स्ट्रा हम लोगों को रेवेन्यू मिलता है उसी को कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, और ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें।
डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो याद रखना, एक लेखा वर्ष में किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी अगर भारत का बात करें तो हमारे देश में एक साल में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य, याद रखना, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य होगा, उसका जो जोड़ होगा, वही हम लोगों के लिए सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आया समझ में? इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो वही बोल रहा है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत को जोड़ को ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसर इन ए कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी इज एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी सेम वही फॉर्मूला पूछा हम लोगों को। ग्रोस, वहां क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां भी सेम वही क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है, सेम इसी का आंसर भी वही होगा। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन पड़े वही क्वेश्चन है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 39, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी-एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपी-एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? तो देखो, बाजार वो क्या था हम लोगों का? जीडीपी। एक बात याद रखना, वो क्या था? जीडीपी-एमपी। तो जब कभी भी हम लोग जीडीपी-एमपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, जीडीपी-एमपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हम लोगों का निकल करके आ जाएगा एनडीपी-एमपी। पहले तो इस फॉर्मूला को याद रखना कि जब कभी भी हम लोग जीडीपी-एमपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हम लोग का एनडीपी-एमपी निकल के आ जाएगा। सेम यही चीज हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे। देखो क्या होता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। इसमें से घिसावट मूल्य को घटा दिया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन को जब यहां से हम लोग घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को जब हम लोग जीडीपी में से घटा देंगे, तो हम लोगों को एनडीपी मिल जाएगा। ठीक है, वही हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है। ठीक, और एक चीज और याद रखना, जब हम लोग ये एनडीपी एमपी या एनडीपी एफसी, एनडीपी, जब एनडीपी-एफसी जब हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से मिला शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, तो यही हम लोगों का एनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, एनएनआई, ठीक है, एनआई नेशनल इनकम हम लोगों का मिल जाएगा। ठीक, आगे बाजार की परिभाषा दीजिए। बाजार क्या होता है? तो हम सबको पता है, बाजार वो स्थान होता है जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। बाजार वो स्थान होता है जहां अलग अलग प्रकार के क्रेताएं एवं विक्रेताएं होती है। बाजार वो स्थान होता है जहां अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग कीमतों पर खरीदा और बेचा जाता है। बाजार एक क्षेत्र होता है, बाजार एक एरिया होता है। ठीक है, चलो आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी-एमपी और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी-एफसी में अंतर बताओ। देखो दोनों का हमको अलग अलग अंतर पूछ रहा है, तो ठीक है चलो अंतर करते हैं। तो इन सब का मीनिंग से अंतर करते हैं, मीनिंग से अंतर करते हैं। तो देखो इन लोगों का मीनिंग से यहाँ पे हम लोग अंतर अभी करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना क्या होता है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी-एफसी क्या होता है? एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और जब उससे घटा देते हैं गिसावट व्यय या पूंजी व्यय, तो हम लोगों का बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि अगर हम लोग बात करें एनएनपी-एमपी कैसे निकलता है, तो एनएनपी-एमपी निकालने के लिए जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तब हम लोगों का ये निकल करके आ जाता है। अगर एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भी लिख करके आओगे ना, तो भी आपको अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। इसलिए आप नेशनल इनकम के लिए आप फॉर्मूला जरूर याद रखोगे, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनएनपी-एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो देखो ये एनएनपी-एफसी कैसे निकलता है, तो एनएनपी-एफसी बराबर एनडीपी-एफसी
प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। हिंदी में था वो, सेम यही चीज को देखो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं। इंग्लिश में लिखे उसका मीनिंग और यहाँ पे उसका फॉर्मूला। तो अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखोगे तो भी आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गलती से हमसे ये इंग्लिश यहाँ पे छूट गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 पे बोला है आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है कि हम सबको पता है यहाँ पे परिवार वर्ग होता है, यानी कि यहाँ पे हाउस होल्ड होता है या डोमेस्टिक होता है, और यहाँ पे हम लोगों का होता है उद्योग या फार्म। तो जब कभी भी हाउस होल्ड यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा, मतलब यहाँ पे भूमि श्रम पूंजी देगा, काम करेगा, और काम करने से यहां से उन लोगों को क्या मिलेगा, आय मिलेगा। क्या मिलेगा, आय मिलेगा, यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव होगा। तो इसी को बोला जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। और इस प्रवाह, ये प्रवाह हमेशा चलता रहता है। या आप अगर आय का चक्रीय प्रवाह को समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो, कोई भी पर्सन किसी जगह पे काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, पैसा मिलेगा, खर्चा करेगा, काम करेगा, पैसा मिलेगा, खर्चा करेगा, यानी कि कहीं भी काम करेगा, आय मिलेगा। पहले वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, यानी कि प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन को करने से उसको आय यानी कि इनकम मिलेगा, फिर वो उस आय को व्यय कर देगा, उस आय को वो खर्च कर देगा, और यही चीज चलता रहेगा। इसी को बोला जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन से इनकम होगा, फिर इनकम को क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, इसी चीज को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, इसका ना तो कोई अंत होता है ना आरंभ होता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है, व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मतलब, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास बचती है। यानी अगर मान लो हम जितना भी पैसा कमाए हैं, सपोज कर लो हम एक साल में 10 करोड़ रुपया कमाए थे, एक साल में कितना कमाए थे, 10 करोड़, और सपोज कर लो कि हम यहां से 3 करोड़ का टैक्स दे दिए, सपोज कर लो, और 3 करोड़ का टैक्स दे दिए, मेरा खर्चा हो गया। टैक्स देने के बाद जो मेरे पास नेट जो 7 करोड़ रुपया बचा है, यही मेरा कहलाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। आया समझ में? ठीक है, अब राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है, व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का मतलब, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से अर्जित होती है, और उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन वाले चालू हस्तांतरण भी शामिल रहते हैं, से उपभोग या बचत के लिए 1 वर्ष की प्राप्ति है। मतलब इंडिया का बात करें तो इंडिया में हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग जितना भी पैसा कमाए हैं, वही राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहलाएगा, यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा। ठीक है, दोहरी गणना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी गणना क्या है, दोहरी गणना की समस्या क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब कभी भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, और राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो सकल घरेलू उत्पाद विधि है, यानी कि जो जीडीपी मेथड होता है, उसमें जो उत्पाद विधि है, प्रोडक्शन मेथड, उसमें, यानी इतना समझ लो ना, जब हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का गणना कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय का गणना करते समय अगर हम लोग कोई पैसे को 2 बार जोड़ दिए, एक वस्तु अगर मान लो कि अगर वो 2-3 प्रोसेस से होके गुजरा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, यहां वो गुड्स बन के कंप्लीट हुआ, लेकिन मान लो उस गुड्स का कॉस्ट यहां भी जोड़े, यहां भी जोड़े, यहां भी जोड़े, और उसके बाद उसको यहां भी जोड़े, यानी कि एक गुड्स पे इससे पहले के कॉस्ट को भी जोड़े, फाइनल गुड्स पे नहीं जोड़े। तो नेशनल इनकम निकालते समय अगर कोई पैसे को पहले ही जोड़े थे और उसको 2 या 2 से अधिक बार हम शामिल कर दिए, तो इसी को बोला जाता है दोहरी गणना, यानी कि डबल काउंटिंग। और ये उत्पाद विधि, यानी जो प्रोडक्शन मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का, उस जगह पे ये प्रॉब्लम होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, सॉरी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, व्हाट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये तो हम लोग अभी पढ़े थे ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो हम लोग एक क्या था, हम लोगों का जीडीपी था। क्या था, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम लोग एक साल के अंदर इंडिया में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करते हैं वो है। जब हम लोग जीडीपी से माइनस कर देते हैं आपका डेप्रिसिएशन को, तो ये मेरा निकल करके आ जाता है आपका एनडीपी। ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब ये जो एनडीपी आया है, यानी कि जब हम लोग का ये जो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासी द्वारा लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। जब यहाँ पे हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं,
तो हम लोग का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है। ठीक है, हो गया। इसी चीज को देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, और ये हम लोगों का इसका हुआ यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जीडीपी एमपी यानी कि जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस, एक मिनट गलत बोल दिया फॉर्मूला, जीडीपी एमपी, इस जीडीपी एमपी में प्लस कर देंगे हम लोग आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आगे देखो वही फॉर्मूला है यहाँ। आगे आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आय का जो प्रवाह है उसके तीन मॉडल होता है। ठीक है, दो क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल और चार क्षेत्रीय मॉडल। अगर ये दो क्षेत्रीय मॉडल का बात कर रहा है यानी कि डबल सेक्टर, व्हाट इज टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो टू सेक्टर में दो चीज होता है। टू सेक्टर में दो चीज होगा, कौन कौन? एक होगा हाउस होल्ड और एक होगा आपका बिजनेस या फार्म, एक होगा परिवार और एक होगा उद्योग, ये दो चीज होगा। ठीक, अगर यहाँ पे तीन बोला, तीन क्षेत्रीय प्रवाह बोला, तो इन दोनों के बीच आपका एक और पर्सन आ जाएगा, सरकार। क्या आ जाएगा? सरकार। और अगर चार स्तरीय बोला तो ये तीन रहेगा और एक आ जाएगा विदेश, विदेशी क्षेत्र भी आ जाएगा, तो ये चार क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे दो क्षेत्रीय बोला तो जो क्षेत्र होता है यही चीज। ठीक है, ये होगा आपका हाउस होल्ड यानी कि घरेलू यानी डोमेस्टिक, और दूसरा होगा फार्म यानी कि इंडस्ट्री यानी उद्योग। इन दोनों के बीच जो भी प्रवाह होगा, इन दोनों को बीच जो भी प्रवाह होगा वही आय का दो क्षेत्रीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, आय के चक्रीय प्रवाह के रिसाव और अंतःक्षेपण से आप क्या समझते हैं? अब देखो, आय का चक्रीय प्रवाह का रिसाव और अंतःक्षेपण क्या है? रिसाव का मतलब समझना, इसको बोला जाता है लीकेज, और आपका अंतःक्षेपण मतलब होता है इंजेक्शन। जैसे अगर हम आपको ये बोले कि अगर कोई आदमी 100 रुपया कमाया तो बोलता है कि 100 का 100 रुपया खर्चा करो, लेकिन मान लो कि उस 100 रुपया को तो वो खर्चा नहीं करेगा। हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 का 100 तो खर्चा नहीं करेंगे ना भाई, कुछ पैसा तो हम बचा के रखेंगे। तो जो पैसा हम बचा के रख रहे हैं, जो पैसा हम बचा के रख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज यानी कि रिसाव। मान लो एक टंकी है, सपोज कर लो ये टंकी है, ये हम लोगों का क्या है? एक टंकी है। अब मान लो कि अगर ये टंकी है, इसमें अगर पानी भरा हुआ है ना, पानी भरा है। अब किसी कारण से इस टंकी से पानी बह रहा है, इस टंकी से पानी बह रहा है नीचे, तो ये जो पानी बह रहा है उसी को बोलेंगे रिसाव हो रहा है यानी कि लीकेज हो रहा है। और इस लीकेज को ऊपर से यानी कि इसको पानी जितना लीकेज हो रहा है उतना पानी इसमें छेक दिए और वो पानी फिर बाहर से ला करके इसमें डाल रहे हैं, तो वही कहलाता है अंतःक्षेपण। सेम वैसे ही अगर मान लो कि हम लोग अगर 100 रुपया कमाए और 100 रुपया में से अगर 80 रुपया खर्च किए, 20 रुपया बचा लिए, तो 20 रुपया जो बचा लिए हैं वही कहलाता है हम लोगों का रिसाव। और ये जो 20 रुपया बचाए हैं, इकोनॉमिक्स तो यही मान के चलता है कि जितना कमाए उतना खर्चा किए, जितना कमाए उतना खर्चा किए। लेकिन ये जो पैसा बचा के रखे, इस बचा पैसा का भरपाई तो कहीं से करेंगे। तो जहां से इस पैसे का भरपाई करेंगे वही कहलाता है मेरा अंतःक्षेपण। क्या कहलाता है? अंतःक्षेपण। हम कहीं से भी पैसा ला करके उसका भरपाई कर देंगे। ठीक है, चलो वही चीज देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम उसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ लेना, पढ़ते ही आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं वास्तविक प्रवाह क्या है। देखो, एक तो है हम लोगों का आय का चक्रीय प्रवाह। दो तरीके का प्रवाह होता है, एक वास्तविक प्रवाह और एक मौद्रिक प्रवाह। यानी एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो। पैसों का अदला बदली होगा तो मौद्रिक प्रवाह, मॉनेटरी फ्लो, और अगर वस्तुओं के बदले वस्तुओं का अदला बदली होता है तो उसी को हम लोग वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। जैसे जो परिवार होता है और जो फार्म होता है, उनके बीच जब लेन-देन होगा तो इसमें पैसा का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, परिवार जो है उसको क्या देगा? भूमि, श्रम, पूंजी आदि देगा, और जो फार्म है वो फार्म से वस्तु या सेवा मिलेगा। यानी कि ये मेरा परिवार है और ये मेरा उद्योग या फार्म है। यहाँ पे ये लोग उत्पादन का साधन दिया, भूमि, श्रम, पूंजी दिया, और यहाँ से उसको क्या मिला? वस्तु और सेवा मिला। तो इस प्रवाह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। और अगर ये लोग उसमें काम किया और काम के बदले पैसा मिलता तो इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। यानी कि जो हाउस होल्ड है और जो फार्म है, जो डोमेस्टिक है, ये उन लोगों को क्या दिया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दिया और वहां से गुड्स एंड सर्विसेज मिला, तो यही कहलाता है मेरा रियल फ्लो। और अगर ये लोग काम करेगा, हम लोग काम करेंगे और काम करके हम लोग को पैसा मिलता, तो ये हम लोगों का कहलाता मॉनेटरी फ्लो यानी कि मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, आगे फार्म के अधिकतम लाभ की क्या शर्त है? यानी किस कंडीशन पे कोई जो फार्म है वो फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? किसी भी फार्म के अधिकतम संतुलन का दो ही शर्त होता है,
यानी कोई भी फार्म जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा या सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन में होगा, उसका दो ही शर्त है। अधिकतम लाभ के शर्त दो है। सबसे पहला शर्त है सीमांत आगम सीमांत आय के बराबर हो। सीमांत लागत यानी कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर हो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का। दूसरा कंडीशन, एमसी वक्र द्वारा एमआर वक्र को नीचे से काटा जाए, यानी सिंपल बोल रहा है ये जो मार्जिनल कॉस्ट जो है इसके द्वारा जो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसको नीचे से काटे। पहला तो संतुलन का शर्त है कि दोनों बराबर हो जाए, और दूसरा संतुलन का शर्त है कि जो हम लोगों का सपोज कर लो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम लोगों का कर्व है तो ये मार्जिनल कॉस्ट उसको नीचे से काटे, मार्जिनल कॉस्ट उसको नीचे से काटे। अगर ये दो कंडीशन है तो वहां फार्म संतुलन की स्थिति पे हो जाएगा, और वही फार्म को मैक्सिमम, संतुलन नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट यही कंडीशन पे फार्म को मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? आगे नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 पे बोल रहा है चाय की दो पूरक वस्तुओं का उदाहरण दीजिए। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स ऑफ टी। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब पूरक वस्तु। एक्चुअल में ना ये हम लोगों को ना मीनिंग पूछ रहा था पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु यानी कि कंप्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाता है। अगर कोई काम कर रहे हैं, उस काम के लिए अगर हमको दो चीज एक साथ चाहिए, उसका यूज करके उस काम को करेंगे। जैसे चाय और कॉफी, पेन और पेपर, स्कूटर और पेट्रोल। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं वो पूरक वस्तु मेरा कहलाता है। तो पूरक वस्तु का, चाय का दो पूरक वस्तु कौन कौन होगा? चाय और चीनी। यानी बेसिकली बोल रहा है कि चाय का पूरक वस्तु क्या होगा? तो चाय का पूरक वस्तु होगा हम लोगों का चीनी। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे के साथ यूज में लाया जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को, बोल रहा है कुल स्थिर लागत वक्र एवं कुल परिवर्ती लागत वक्र का चित्र बनाइए। यानी बोल रहा है ड्रॉ द टोटल कॉस्ट कर्व एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब देखो कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या बनेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। भाई प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन घटे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा स्टेबल रहेगा। जैसे उत्पादन, मान लो अगर ये वस्तुओं का उत्पादन है 1 2 3 4 5 6, उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा ये फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा। जैसे अगर मान लो उत्पादन करने में 10 रुपया हुआ तो अभी भी खर्चा 10 10 10 10 10 होगा, ये खर्चा सेम रहेगा। जैसे देखो यहाँ अगर मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे देखो लागत है, सपोज कर लो यहाँ पे लागत हम लोग ये 10 मान लिए। उत्पादन जितना भी हो, उत्पादन 1 हो जाए, उत्पादन 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उत्पादन कितना भी बढ़े लेकिन उसका जो लागत है वो लागत स्थिर ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हम लोगों का बनता है। ठीक है, और जस्ट इसको अगर पलट दे थोड़ा तो ये हम लोगों का बन गया परिवर्तनशील लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे उत्पादन का मात्रा बढ़ेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे लागत भी बढ़ते जाएगा। 1 में यहाँ था, बढ़ के 2 में यहाँ हो गया, 3 में यहाँ हो गया, 4 में यहाँ हो गया, 5 में यहाँ हो गया। उत्पादन बढ़ते गया, उत्पादन बढ़ते गया तो कुल परिवर्तित लागत भी मेरा बढ़ते गया। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। बोला जा रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धी फार्मों के मांग वक्र को सात चित्र दर्शाइए। सो द डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग वक्र होता है, हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, इसका पहले ये थ्योरी है, ये समझा रहा है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें जो मांग वक्र होता है यानी कि एआर कर्व जो है वो एक्स अक्ष के आपका समानांतर होता है। जो एआर कर्व जो होता है वो मेरा एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। ये रहा वो, इस तरीके से इसका ग्राफ मेरा बनेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे है आपका उद्योग या फार्म, यहाँ पे कौन है? उद्योग या फार्म है। अब मान लो यहाँ पे कीमत तय हुआ है, ये हम लोगों का होता है डिमांड कर्व, ये हम लोगों का सप्लाई कर्व। यहाँ कीमत तय हुआ, यहाँ कीमत क्या हुआ? तय हुआ। तो ये यहाँ जो कीमत तय हुआ है उसी कीमत को ये लोग अपना लेता है, इसी कीमत को अपना के बेचता है। यही कारण है कि मेरा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो एवरेज कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ को अगर आप नहीं भी बनाओगे, इसको बनाओ, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बोल रहा है एक पूर्ति वक्र चित्रित करे जिसकी लोच इकाई हो।
यानी कि ये आपको ये बोल रहा है कि पूर्ति का जो लोच होता है वो इकाई के बराबर होता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है वो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? तो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई याद है आप लोगों को? पूर्ति का लोच या मांग का लोच में हम आप लोगों को क्या बताए थे? इस तरीके से मांग और लोच हम आप लोगों को बोलते थे ना खींचना, बोलते थे खींचना ना? रुको थोड़ा-सा हमको इसको अच्छा से बनाने दो। इस तरीके से बोलते थे हमेशा इसको खींचना, ये हम लोगों का पूर्ति वक्र बनेगा। यहाँ हो गया 0, ये हो गया हम लोगों का 0, ठीक इसका सीधा में, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 होगा, ये बीच में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लेस देन 1 होगा और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। दिखाए थे ना ये सारा चीज? तो यहाँ बोल रहा है इकाई लोचदार, तो इकाई लोचदार बीच में होगा। तो इतना ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना है। अगर आपको ये ड्राइंग इतना नहीं बनाना है, नहीं बनाना, आप नॉर्मली इस चीज को बना देना ना ऐसा। लो इस तरीके से यहाँ पे बना देना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 हो गया। इतना बनाओ पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। और बाकी इन पांचों में से कोई भी एग्जाम में मांगेगा बना करके दिखा देना। क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे। हो गया 54 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम टोटल आप लोगों को 120 क्वेश्चन बताएंगे। इसके नेक्स्ट बार तुरंत हम एक वीडियो अभी अपलोड करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लगभग 120 तक का एक ही वीडियो होगा। ठीक है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन इतना कर लेना, इससे ज्यादा कुछ और करने का जरूरत नहीं होगा। फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी हम आप लोगों को करा देंगे। कम से कम परसों ना आप लोगों का एग्जाम है बिहार बोर्ड में, तो कम से कम एक दिन 5 नंबर का क्वेश्चन को देख के जाना, जो याद रहेगा जैसे याद रहेगा वैसे लिख देना। और झारखंड बोर्ड के लिए तो अभी टाइम है ही, तो आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है।